पहला मुंबई का ट्रिप तो ब्लंडर था बहुत बड़ा, और अगर मैंने उस चीज़ को कभी लाइफ में याद रखा हो तो शायद मैं दोबारा कभी मुंबई का नाम भी नहीं लेती। He was on his bed laying down and then he was like, आपके सामने कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ, पढ़ो। अब हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अतरंगी चीजें लिखी है कि आपको डायरेक्टर के साथ उसके किसी फार्म हाउस पे 1-2 हफ्ते जाना है, ये सब का। एक ऐसा होता है ना कि बचपन से ही जो आपके लाइफस्टाइल रह चुके होते हैं, आपके घर का जो माहौल होता है, आपको बचपन से ही पता होता है कि ये आपके लिए नहीं है। मेरी माँ को बहुत बार बोला जाता था कि इसको इसके बाप के पास छोड़ दो, ये हमारी इज्जत खराब कर देगी यहाँ पे। या कहीं हम पिकनिक जाते थे तो मुझे साथ नहीं लेते थे, तो मेरी माँ को बोलते पहले उसको बोलो कि दुपट्टा रखना सर पे, पहले उसको बोलो तभी जाके हम इसको साथ लेंगे। टुडे व्हेन आई थिंक अबाउट इट ना, आई फील लाइक शायद किसी सोतेले बच्चे के साथ वैसा बिहेव नहीं करेंगे जैसे मेरे साथ करते थे। मुझे लगता है अगर मेरे को इतना धुतकारा नहीं गया होता बचपन में तो शायद मेरे को इतना रिबेल मेरे अंदर नहीं आता, इतनी रिबेलियस वाली एनर्जी मेरे अंदर नहीं आती। मेरे घर में किसी को नहीं पता कि मैं शूट्स करती हूँ, ऐसा ऐसा करती हूँ, अंटिल वन डे एक एडवर्टीजमेंट टीवी पे आया और उस दिन इतना हल्ला मच गया। और आई रिमेम्बर आई वाज इन स्कूल एंड व्हेन आई केम होम माय मदर वाज क्राइंग, सो आई टोल्ड क्या हुआ क्या हुआ। उसने कहा यार तेरे मामू ने देख लिया हुए। आई डोंट मीन कि कश्मीर को फिर कंप्लीटली बदलने की जरूरत है। कश्मीर जस्ट नीड्स टू अपग्रेड, पीपल नीड टू नो देयर वर्थ। उनको उन चीज़ों से बहुत दूर रखा गया जहां उनको लगता है कि हमारे देश के जो कानून, हाँ पॉलिटिशियंस है या जो रूलर्स है वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, बट दे आर अनअवेयर बिकॉज उनका माइंड ऑल द टाइम कहीं और ही डाइवर्ट किया जाता है। तो आई अंडरस्टैंड कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कश्मीर 10 साल 20 साल पीछे चला जाता है। Until and unless this is a high time कि कश्मीरी यूथ को अब थोड़ा सेल्फिश बनना चाहिए, अपने लिए सोचना चाहिए, बिकॉज यूथ इज द फ्यूचर। Working with production houses like Salman Khan films, ऐसे या even रोहित शेट्टी फिल्म्स, ऐसे प्रोडक्शंस आप काम करते हो, देन वहाँ पे दे आर ट्रीटिंग यू वेरी पोअरली। एक्चुअली मैंने वो सेट छोड़ दिया, मैं छोड़ के चली गई थी। दे वर वेरी डिसरेस्पेक्टफुल, वेरी मच डिसरेस्पेक्टफुल। टीवी वाला जो मुद्दा पूरा होता है, आप उसे कैसे देखते हो? ये मतलब जिस तरह से बन गया बिग बॉस में, क्या ऐसा सच में आपका थॉट है या बिल्कुल ऐसा थॉट नहीं है? आप लोगों का वो टीवी वालों का वो कुछ सुपरवाइजर होता है, कोई एसएचओ शायद कुछ उसको बुलाते हैं, दैट गाय इज स्क्रीमिंग एंड येलिंग एट लीड आर्टिस्ट लाइक एनीथिंग। तो इसलिए मेरा ये है कि मतलब इतना आई एम नॉट इनटू टीवी एंड ऑल। बिग बॉस के घर में उसने अपना बिंदास रूप दिखाया और उसके तेवरों ने आप सभी को चौंकाया। जी हम बात कर रहे हैं आप सभी की चहेती फरहाना भट्ट की। सो फरहाना, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए अपने चैनल पे। थैंक यू सो मच टू यू ऑल्सो। सबसे पहले क्या चल रहा है आफ्टर बिग बॉस? बहुत हो गया बिग बॉस, अब लाइफ कैसी चल रही है? लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, जो शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं था वैसे ही चीज़ें हो रही है, वैसे सपने साकार हो रहे हैं जो मैंने शायद कभी देखे भी नहीं थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी आगे बढ़ रहे हैं ज़िंदगी में, अच्छा काम कर रहे हैं। जो मतलब बिग बॉस से पहले जिन चीज़ों के सपने देखे थे कि ये यार ये करना चाहिए मुझे, ऐसा या ऐसे रहना चाहिए था, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, मुंबई में रहना बहुत बड़ी बात है, वो भी एक सपना था मेरा, तो वो तो देखते देखते ही सच हो गया। सो लाइफ तो पूरी चेंज हो गई एंड इट हैज़ एक्चुअली चेंज्ड फॉर गुड। अभी किस किस से टच में हैं आप और किससे आप मिल पा रहे हो? किससे अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी है और अभी किससे दूरी बन गई है? आई थिंक इट्स जस्ट 2 पीपल। बिगनिंग से ही मैं उनका नाम लेती आई हूँ, कुनिका जी एंड अमाल। ऑफ कोर्स कुनिका जी इसलिए क्योंकि उनके साथ मेरे बहुत ही अच्छे ताल्लुकात घर के अंदर ही बन गए थे, और अमाल के साथ भी सेम हुआ था। ऐसा नहीं कि घर के बाहर निकलने के बाद मैंने कुछ और देखा नया चीज़ तो मैंने सोचा कि मैं दोस्ती कर लूँ। आज हम आपके बारे में बात करना चाहते हैं, फरहाना के उस किरदार को जानना चाहते हैं जो शायद किसी को नहीं पता। फरहाना जब छोटी थी, पढ़ाई लिखाई कर रही थी, क्या फरहाना ये सोचती थी कि उसे बड़ा होके एक्ट्रेस बनना है? और बनना है तो वो कौन था जिसने फरहाना को इंस्पायर करता था, या कौन एक्ट्रेस थी जिससे वो एडमायर होती थी कि नहीं मेरे को ना एक्ट्रेस ही बनना है? सो ऑनेस्टली मेरे को बचपन से कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी, क्योंकि मेरे घर का माहौल वैसा नहीं था कि मैं सोचती भी कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में आऊँगी। बट एक ऐसा होता है ना कि बचपन से ही जो आपके लाइफस्टाइल रह चुके होते हैं, आपके घर का जो माहौल होता है, आपको बचपन से ही पता होता है कि ये आपके लिए नहीं है, आपको आपके लिए इससे कुछ बड़ा वेट कर रहा है।
तो मुझे बचपन से ही अपनी फैमिली, आई मीन जो मेरे रिलेटिव्स हैं उनसे ओरिएंटेड चीज़ें या लाइफस्टाइल हमारा या बहुत सारी पाबंदियाँ मुझे बहुत एवरेज लगती थी। मुझे लगता था कि मैं ये सब चीज़ें मेरे लिए बनी ही नहीं है। I always knew that I'm gonna break these barriers. I'm gonna be someone first in my bloodline who will go through something really big. But मुझे नहीं पता था वो क्या है। Maybe मुझे ये पता था कि मैं बहुत पैसे कमाऊंगी एंड मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी, मैं दिल्ली में रहूंगी। मेरे माइंड में वो था, अपनी माँ को लेके यहाँ से निकल जाऊंगी, क्या मैं ये सब इतने कंजर्वेटिव माहौल में नहीं रहूंगी एंड ऑल। मेरे माइंड में वो सब था बिकॉज आई कुड नॉट एवर थॉट ऑफ बिकमिंग एन एक्टर और एनीथिंग। कभी कभी ऐसा था ना कि इफ ए गर्ल इज टॉकिंग आर्ग्यूइंग विद समवन तो कहीं ना कहीं उसको पता होता है मेरा बाप बोल देगा, अगर इनने मुझे कुछ बोला माय फादर विल जस्ट आंसर देम और माय ब्रदर विल आंसर देम। और फॉर दैट मैटर अगर आपकी मदर के साइड का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होता है तो मेरी मदर विल डील विद दिस। तो मेरा वो भी वैसा कोई सीन नहीं था। तो आई वाज टू सम एक्सटेंट आई वाज नॉट इवन डेयरिंग टू थिंक अबाउट फिल्म इंडस्ट्री और समथिंग। बट जब फिल्म इंडस्ट्री से ऑफर आया, लैला मजनू वाज माय वेरी फर्स्ट फिल्म, वेरी फर्स्ट ऑडिशन। तो मेरा एक चीज़ है ना लाइफ में, जो चीज़ मुझे अच्छी लगे ना, जो मुझे फैसिनेट करेगी चीज़, मैं उसके बारे में दोबारा नहीं सोचती कि अगर मुझे करना तो मैं कर लूँगी। आई डोंट थिंक अबाउट द सर्कमस्टांसेस। मेरा ये होता है कि लेट्स डू दिस फर्स्ट, बाद में जो सर्कमस्टांस होगा वो हम डील कर लेंगे उसके साथ। तो आई डिड दैट। हाउएवर व्हेन आई स्टेप इनटू फिल्म इंडस्ट्री, मेरा वही सवाल था, कैसे मूवमेंट हुआ और कैसे आप कश्मीर से बाहर आई, और बाहर आने के बाद क्योंकि आपने बोला पहला ऑफर आया, राइट, ये ऑफर तो आया, उसके लिए आपने बहुत मेहनत भी की होगी। थोड़ा उस मेहनत के बारे में जानना चाहते हैं, कैसे क्या हुआ? सो एक्चुअली मेरी फैमिली को नहीं पता था कि मैं मॉडलिंग स्टार्ट करूँ, बिकॉज जब मैं 8th स्टैंडर्ड में आई तो मुझे अपने पढ़ाई का खर्चा खुद उठाना पड़ा एंड ऑल। तो मैंने कश्मीर की पहली ई-कॉमर्स कंपनी थी, उनके लिए मॉडलिंग स्टार्ट किया एंड दैट टाइम दे वर पेइंग मी लाइक 1500 समथिंग पर डे। और पेरेंट्स को नहीं पता था? मेरी मदर को पता था सिर्फ, बिकॉज शी न्यू आई हैव टू अर्न एंड ऑल, एंड एटलीस्ट शी वाज ग्लैड कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। सो वैसे आई स्टार्टेड डूइंग इट, और धीरे धीरे मुझे वहाँ के ब्रांड्स के एडवर्टीजमेंट्स के ऑफर्स आने लगे, जो ईटीवी उर्दू वगैरह ऐसे चैनल्स पे उनके एडवर्टीजमेंट्स। तो मेरे घर में किसी को नहीं पता कि मैं शूट्स करती हूँ, ऐसा ऐसा करती हूँ, अंटिल वन डे एक एडवर्टीजमेंट टीवी पे आया। सबको पता चल गया। और उस दिन इतना हल्ला मच गया, और आई रिमेंबर आई वाज इन स्कूल एंड व्हेन आई केम होम माय मदर वाज क्राइंग। सो आई टोल्ड क्या हुआ? उसने कहा यार तेरे मामू ने देख लिया हुए। तो मैं अपने कमरे से बाहर ही नहीं आ रही हूँ। तो देन दे कॉल्ड मी, मुझे ऊपर बुलाया। तो मैंने कहा अब इफ आई एम नॉट समवन हु विल जस्ट स्टे बैक या डर के रहूंगी, तो मैं निकल गई, मैं चली गई उनके घर। देन दे वर लाइक कि ये हमारे खानदान की लड़की टीवी पे आएगी, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हमारी लड़कियों को कौन, मतलब हु विल मैरी आवर डॉटर्स एंड ऑल, वी कांट सी दिस कि हमारे खानदान की लड़की टीवी पे आएगी एंड ऑल दैट, एंड हाउ मच डिड दे पे यू? और आई टेल हिम फॉर दैट टीवी कमर्शियल दे पेड मी 1000 रुपीज। देन ही वाज लाइक नाउ दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, एक तो तुमने ये कर लिया, ऊपर से 1000 रुपए लिए तुमने। तो अब आई डोंट हैव मच नॉलेज, मैंने कहा मुझे करना तो मैंने किया, एंड यू नो आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय थिंग्स, आई कांट आस्क यू फॉर एनीथिंग। आई हैव नेवर आस्क्ड सिंस आई स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ माय सेल्फ, माय एजुकेशन, आई नेवर आस्क्ड देम फॉर अ पेनी, आई नेवर डिड दैट। एंड उसके बाद दे वर लाइक कि नहीं तुम्हारा जर्नलिज्म है, तुम जर्नलिज्म करो, तुम चाहते हो कि तुम जर्नलिस्ट बनना। मैं कहा जर्नलिस्ट बनूंगी तब भी मुझे ब्रॉडकास्टर ही बनना है, मैं कौन सा, हाँ टीवी पे तब भी मुझे आना है। सो दे वर एक्चुअली कंफ्यूज इन देमसेल्व्स कि हम क्या बोले, कैसे रोके हम इसको, ये तो अब रुकने से नहीं। प्रॉब्लम था टीवी पे आना। यस, प्रॉब्लम था टीवी पे आना। तो फिर धीरे धीरे जब वो थोड़ा सा आइस ब्रेक हो गया, जब उनको लगा कि अब ये हमारी बात नहीं सुनने वाली है, देन हाँ बाय द होल टाइम आई वर्कड इन लैला मजनू, नो वन न्यू कि मैं लैला मजनू के लिए शूट कर रही हूँ। यस, उस समय क्योंकि मुझे नहीं पता था वो इतनी हिट हो जाएगी कश्मीर। मुझे लगा मैंने कर लिया, पैसे से मतलब है, बिकॉज आई वाज पेड वेरी गुड अमाउंट इन दैट फिल्म। सो आई मुझे पैसे से मतलब है, काम कर लिया, अब किसी को पता कैसे चलेगा, तो देखेंगे नहीं, लैला मजनू कौन ही देखेगा। बट इट वेंट रियली हिट इन कश्मीर, बिकॉज पूरी फिल्म जो है कश्मीर में शूट हुई है। तो सब ने, मेरे रिलेटिव्स ने, सब ने, मेरे नेबर्स ने, सब ने देख लिया। बट समवेयर पीपल वर ग्लैड कि आई वर्क विद ग्रेट डायरेक्टर्स लाइक इम्तियाज अली, साजिद अली, एंड मेरे रिलेटिव्स के फ्रेंड्स ओनली यूज्ड टू कम टू माई होम टू कॉन्ग्रेचुलेट माई मदर। वो हमने सुना आपकी बेटी ने इम्तियाज अली के साथ काम किया है। हाँ, तो वहां से चीजें फ्लिप हो गई। And then you know this is that time I was not earning this much, and even people think that oh इम्तियाज अली के साथ काम करना मतलब इसने लाखों में पैसे लिए होंगे। तो वो नोशन चेंज हो गया, बिकॉज कहीं पे भी जब पैसों की अमाउंट बड़ी हो जाती है ना, लोग अपने आप आपको इज्जत करने देते हैं। यस, ये भी बहुत बड़े सपने थे। बट जैसे मैंने पहले कहा कि पहला ऑडिशन हुआ था, या ये लैला मजनू में कैसे कास्ट हुई थी, क्या हुआ था उसके पीछे की भी? सो आई टेल यू समथिंग, जो मैंने पहला ऑडिशन दिया था वो बहुत बकवास था, लैला मजनू बहुत गंदा था एक्चुअली, बहुत हद से ज्यादा गंदा। लैला मजनू के लिए? यस। अच्छा।
But पहले उन्होंने you know how it works, they asked you for your introduction was good because they see the confidence and all the language and all, but then the audition was real bad. Then उनकी टीम आई and also उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि उनको कश्मीरी फेस चाहिए था, वो एक प्लस पॉइंट था मेरा, दैट्स व्हाई दे गिव इट सेकंड। फिर हमारा वर्कशॉप हुआ, वर्कशॉप हुआ एंड द टीम वाज सो सफिशिएंट, उन्हें इतने अच्छे से हमें ट्रेन किया, मतलब जो डायलॉग जो मेन सीन्स थे उस चीज़ को लेके, कि एक्चुअली आई क्रैक्ड इट एंड देन एट द एंड दे वर हैप्पी कि नहीं यू विल डू इट। एंड ऑनेस्टली साजिद अली जी एंड इम्तियाज अली जी दे वर हैप्पी विद माई वर्क। ऐसा नहीं कि आई वाउड देम और समथिंग, बट दे वर हैप्पी विद माई वर्क कि नहीं हम वी डिडंट एक्सपेक्ट दिस मच फ्रॉम यू, बट यू डिड क्वाइट लाइक आफ्टर, हाँ you did up to the mark and you gave your efforts and जो visible थे। So वहाँ से that was a time when I thought कि and उसके बाद back to back मेरे को उसके बाद ही नोटबुक का प्रोजेक्ट आया, उसके बाद ही 2-3 इंडो हॉलीवुड मूवी आई, तो it came in my mind कि मतलब बहुत seamlessly चीज़ें हो रही थी। and उस टाइम पे already I was doing internship in a lot of leading news channels in Kashmir, newspapers, but आपको इतना बचपन से आपको जुनून था कि आप जर्नलिस्ट बनोगे, बट एट अ पॉइंट आई वाज लाइक क्या कर रही हूँ मैं ये, व्हाई एम आई रनिंग रात के 8 बजे मैं भाग रही हूँ इवेंट्स में, व्हाई एम आई डूइंग दिस, एंड आई वाज फीलिंग लाइक इट्स एक्चुअली 9 to 5 जॉब, एंड देन इज व्हेन आई रियलाइज कि मैं 9 to 5 जॉब नहीं कर सकती हूँ, एंड आई स्विच टू एक्टिंग बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि एक्टिंग इज समथिंग जो मैं पूरी जिंदगी करूँ, मैं कभी तंग नहीं आ जाऊँगी इस चीज़ से, मेरा कभी मन नहीं भरेगा इस चीज़ से, एंड वो टाइम था जब मैंने डिसाइड किया कि आई विल गो थ्रू दिस, आई विल चूज दिस। सो पहला ऑडिशन, पहला शॉट याद आता है जब बोला गया था एक्शन, तो फरहाना की आंखों के सामने क्या हुआ था? तो पहला वाला हमारा ठीक गया था, बट लैला मजनू में एक जगह एक डायलॉग है जहाँ पे हम खड़े होते हैं 4 फ्रेंड्स, एंड मैं उसको बोलती हूँ तृप्ति को कि ये तो कैसबट की गाड़ी लग रही है, तो कैसबट को नहीं जानती, तो वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड है, उसका डायलॉग था हाय हाय हाय, ठीक है, उसके कितने टेक्स हो गए बिकॉज़ द मोमेंट शी वाज लाइक हाय हाय हाय, मेरी हंसी छूट जाती थी। या लिटरली साजिद सर ने उसमें ब्रेक लिया बिकॉज मेरी हंसी नहीं रुक रही थी, क्योंकि जब आप ये कुछ स्लैंग वर्ड्स होते हैं कश्मीरी हाय हाय हाय, और जब कोई एग्जैजरेट करके उसको बोलता है तो आप इट्स सो फनी आई कांट एक्सप्लेन, बट बाय एनी वेज एंड मीन्स हमने वो सीन किया। सो ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, जर्नी स्टेप बाय स्टेप, लेकिन वो मोमेंट आप शेयर करना चाहेंगे जब आपको लगा या लगता था कि ये मेरे लिए बहुत टफ है, शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, वो मोमेंट वो लम्हा आपके लाइफ में आता था उस दौरान जब आप आगे बढ़ रही थी, कभी ऐसा लगता था? नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं। आई मीन जब मैंने स्टेप इनटू फिल्म इंडस्ट्री, मैंने पहले अपने माइंड को प्रिपेयर किया था दैट आई विल हैव टू गो थ्रू अ लॉट। यहाँ तो आप देखिए एक नॉर्मल दिल्ली बॉम्बे की लड़की भी अगर फिल्म इंडस्ट्री चूज करती है उसको फिर भी स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी फैमिली में, क्योंकि हमारे हर किसी का फैमिली बैकग्राउंड फिल्मी नहीं होता, कोई डॉक्टर बैकग्राउंड से आता, कोई लॉयर या गॉडफादर नहीं है, एंड देन बहुत सारे मिथ्स हैं हमारी इंडस्ट्री के रिलेटेड। तो मैंने अपने माइंड को प्रिपेयर किया था कि मुझे शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, या मुझे ऐसा भी टाइम देखना पड़ेगा जहाँ आई विल हैव टू होल्ड ऑन टू पेशेंस, क्योंकि कश्मीर में आप क्या ही काम करोगे किसी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, जब वहाँ बॉलीवुड के प्रोजेक्ट्स आएंगे, कोई शूट करेगा बॉलीवुड का कोई भी प्रोडक्शन हाउस, तभी आपको काम मिलेगा। कश्मीर में तो कोई अपनी शूटिंग होती नहीं किसी, कोई हमारा वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री है नहीं। सो आई न्यू ऑल दीज थिंग्स, आई न्यू ऑल्सो इट विल बी अ बिग रिस्क, क्योंकि आपकी लेट्स बी ऑनेस्ट, एक मैं आपको मिडिल क्लास सोच बोलूंगी कि आपकी लाइफ जा रही है, एक साल जा रहा है, और आपने ऐसा कोई प्रोफेशन चूज किया जो आपको पता नहीं आपका फ्यूचर उसमें है या नहीं है, कब चमकेगा। हाँ, एंड एट द सेम टाइम आपको कोई बैकअप भी नहीं है, आपको उसके लिए उठ के जाना ही जाना है मुंबई, और आपको कर नहीं सकते क्योंकि आपके पास कोई बैकअप नहीं है, एंड एट द सेम टाइम आप में कैपेबिलिटी है बाकी 10 चीजें करने की, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, और अगर आपकी वो पैसेज आपकी एज का चला गया तो फिर आप अफसोस करते रहोगे। बहुत बार मेरे माइंड में भी वो ख्याल आया, बट देन आई वाज होल्डिंग ऑन टू कि मैंने उस टाइम पे डिसीजन क्यों लिया, तब मैं क्या सोच रही थी, क्या मैंने उस टाइम पे या 5 साल पहले या 6 साल पहले तब मैंने यही सोच के डिसीजन लिया कि आज मैं आके क्विट करूंगी। सो आई ऑलवेज हैड फेथ इन ऑलमाइटी कि कुछ ना कुछ तो मेरा रास्ता बनेगा, क्योंकि जब भी मेरे को ना बहुत इंस्टिंक्ट्स आते हैं या साइंस मिलते हैं यूनिवर्स से, whenever ड्यू टू सर्कमस्टांसेस आई फेल्ट लाइक आई शुड क्विट इन फिल्म इंडस्ट्री एंड एक्टिंग, मुझे ऐसे हिंट्स मिले हैं कि दिस इज समथिंग आई एम मेड फॉर, एंड आई बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, यू नो। देयर वाज अ टाइम जब मैं सिविल सर्विस करने लगी थी और मैंने तब सोचा था कि मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगी, बैक इन 2019 आई थिंक आई डिसाइडेड आई गो फॉर सिविल सर्विस।
तो मैं एस्ट्रोलॉजर दिल्ली में एक एस्ट्रोलॉजर से मिली और मैंने उनको कुछ नहीं बोला अपने बारे में, मैंने सिर्फ अपना डीओबी वगैरह, दे मेक दैट चार्ट ऑन देयर लैपटॉप एंड ऑल, एंड ही सेड कि आपका तो कुछ है ही नहीं सिविल सर्विस में, आपका वहाँ कुछ लिखा ही नहीं है। एंड वैसे आप कुछ मॉडलिंग करते हो क्या? मैंने कहा हाँ। तो बोलता आप उसी में आगे जाओगे, आप देखो अभी आप बहुत आगे जाओगे, आप बहुत फेमस होने वाले हो। एंड यस 2025 के स्टार्टिंग में भी एक जनवरी में मुझे एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि ये साल तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी, यू विल बी फेमस लाइक एनीथिंग। एंड आई वाज वंडरिंग ऐसी कौन सी फिल्म करूंगी जो मुझे इतना फेमस कर देगी। You never know. Yeah, you never know. And I believe in astrology. However, it's not, we don't have permission for this in our religion, but I do believe in all these things because at least you get a bit of clarity कि आपको क्या करना है. You should not dwell onto something or waste your time into something else. So this whole journey has been a very kind of a roller coaster. But I believe I'm very grateful कि मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी या on times I sat down and I thought कि अगर आज मैं ये छोड़ दूँ, ये quit कर दूँ, तो फिर कितने लोग जो मुझे देख के इतने लड़कियों ने यही सोचा है कि इसने किया तो हम भी कर लेंगे, और अगर आज मैं नहीं क्विट कर रहा तो वो लोग क्या सोचेंगे। या सो आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू ब्रेक समवन्स फेथ ऑन टू देमसेल्व्स ओनली। किसी ने शायद मुझे देख के खुद पे बहुत भरोसा किया होगा, किसने शायद, क्योंकि लड़कियां दे यूज्ड टू राइट टू मी, या दे यूज्ड टू राइट टू मी इवन बिफोर बिग बॉस, दे यूज्ड टू राइट टू मी दैट द वे यू हैव लाइक यू ब्रोक द शेकल्स एंड यू हैव डन ऑल दीज थिंग्स इन योर लाइफ, जैसे आप जा रहे हो, जैसे आपने काम किया है, वी रियली एडमायर यू। क्योंकि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है कश्मीर में, फैमिली की होती है, आपके सोसाइटी की होती है, रिलीजन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, क्योंकि यू नो कश्मीर कम्प्लीटली एक डिफरेंट जगह है, तो वहाँ से आपको 100 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है वंस यू इवन थिंक ऑफ समथिंग लाइक फिल्म इंडस्ट्री। तो वहाँ बहुत सारी लड़कियों ने ये भी सोचा था कि अगर फरहाना कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते। देन आई वाज थिंकिंग कि अगर मैंने क्विट किया तो ये लोग फिर क्या करेंगे। तो इट वाज ऑलवेज देयर इन माय माइंड। सो चूंकि कश्मीर से निकल कर आई हैं और कश्मीर को रिप्रेजेंट हमेशा आप करती रहती हैं, आपको कश्मीर को लेकर आपके मन में क्या सपने हैं? कुछ सोचा है कश्मीर के लिए भी कुछ करना है आपको? ऐसे ख्याल आता? देखिए ओब्वियसली अगर मैं यही बात करूं कि मैं कश्मीर के लिए कुछ करना चाहती हूँ, दैट विल बी जस्ट माय पार्ट। किसी एक इंसान के कुछ करने से कश्मीर बदल थोड़ी ना जाएगा। बट होता है कि दिमाग में जैसे आप जैसे लड़कियां आगे बढ़े हैं, yes, उसके लिए कुछ करना है, आप वैसे भी एक्टिविटी and when I say that I am looking for a नया कश्मीर in future world, future India, I don't mean कि कश्मीर को completely बदलने की जरूरत है। Kashmir just needs to upgrade. People need to know their worth. People need to, focus on themselves. Mostly our youth. They need to focus on to themselves more. जहाँ all the time, even ये हमारी पूरी कंट्री के यूथ के लिए जो ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भागते हैं और समथिंग, आई थिंक गवर्नमेंट जॉब इज़ नॉट मेड फॉर एवरीवन। आपको यू शुड स्टार्ट समथिंग ऑफ ए वेंचर ऑफ योर ओन, जहाँ से यू विल जनरेट द एम्प्लॉयमेंट। जस्ट बी दैट पर्सन, बी someone who will be a giver. Everyone around is a receiver. Be someone who is a giver. Just take the risk. Start doing things. We have so many, हमारे पास इतनी schemes है स्पेशली women के लिए कश्मीर में, जो कि लोगों को पता ही नहीं है। People are unaware completely. इतनी सारी schemes और इतनी beneficial schemes है females के लिए, males के लिए भी बहुत सारी, but people are unaware. They don't know about it. They don't know the uneducated है। Yeah. Yes. मतलब uneducated ऐसा नहीं necessarily कि schemes uneducated लोगों के लिए नहीं है, educated लोगों के लिए, but पता नहीं चल रहा उनको उन चीज़ों से बहुत दूर रखा गया, जहाँ उनको लगता है कि हमारे देश के जो कानून, हाँ पॉलिटिशियंस हैं या जो रूलर्स हैं वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। बट द रियलिटी इज कि उनको पता नहीं, दे आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट वट एवर एवरीथिंग दैट हैज बीन डन फॉर देम। कश्मीर का ज्योग्राफी, टोपोग्राफी, एवरीथिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट देन अदर स्टेट्स। तो उसी लिहाज से वहाँ के लिए स्कीम्स बनाई गई, उसी लिहाज से वहाँ के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए गए हैं, चाहे वो कुछ भी हो। बट दे आर अनअवेयर बिकॉज उनका माइंड ऑल द टाइम कहीं और ही डाइवर्ट किया जाता है। सो आई थिंक अनटिल एंड अनलेस दिस इज अ हाई टाइम कि कश्मीरी यूथ को अब थोड़ा सेल्फिश बनना चाहिए, अपने लिए सोचना चाहिए, बिकॉज यूथ इज द फ्यूचर। आप कब तक दूसरों के बारे में सोचोगे? पहले खुद के बारे में सोचना शुरू करो आप, बिकॉज आपका फ्यूचर, आपकी फैमिली, सब कुछ आप पे ही डिपेंड है। यू हैव टू, आई थिंक इन नेक्स्ट 10 years वी शुड बी एबल टू कम्पीट विद अदर स्टेट्स ऑफ द कंट्री। वी शुड नॉट बी डिवेलिंग ऑन टू, आई अंडरस्टैंड कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कश्मीर 10 साल 20 साल पीछे चला जाता है, बट आई थिंक मिस हैपनिंग्स आर ऑलवेज ए पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है ना, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बट एटलीस्ट वी हैव टू बी दैट मच सफिशिएंट कि हम हमारे फ्यूचर पे कोई असर ना पड़े उस चीज़ का। जैसे कि आई टेल यू कितनी बार एजिटेशंस हुए 2019, 2016, 2014 में इतना ख़राब सैलाब आया। हमारे यहाँ सैलाब में भी जान ऐसे कोई गई नहीं, एंड लोग इतना सफ़र नहीं हुए, क्योंकि हम
कश्मीर इज़ नोन फॉर इट्स रॉयल्टी. हमारे यहाँ इनफेक्ट मेरे घर में भी अगर आप आएंगे, हमारे यहाँ आपको पूरा राशन का स्टॉक 1 साल का मिलेगा. 1 साल का राशन स्टॉक सब मिलेगा आपको, सब कुछ मिलेगा, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए. वो है कश्मीर. तो आप सोचो अगर इफ सच पीपल विल थिंक कि हमें फ्यूचर कैसे अपना सिक्योर करना है, तो उनके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है एज कम्पेयर टू अदर पीपल, अगर वो खुद का दिमाग उस चीज़ में लगाएंगे. तो आई थिंक उनके लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं. बट देन दे जस्ट हैव टू प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर दैट. जी बिल्कुल. और उम्मीद करते हैं कुछ अच्छा प्लान आप सोचें. या इंशाल्लाह. या चल मुंबई की बात करें. मुंबई में जब पहली दफ़ा आई थी, सबसे बड़ी मुश्किल क्या हुई थी? मुंबई ऐसी जगह है, लोग अपने भी होके भी नहीं रहते. आपको आपका दोस्त भी आपसे मुकर जाता है अगर आपके पास काम नहीं है, पैसा नहीं है. और वो वाकया याद है? कैसे मुंबई आई थी, क्या क्या दिक्कत हुई थी, कहाँ कहाँ आप रही थी, क्या कुछ हुआ था? कुछ मेरा पहला मुंबई का ट्रिप तो ब्लंडर था बहुत बड़ा. और अगर मैंने उस चीज़ को कभी लाइफ में याद रखा तो शायद मैं दोबारा कभी मुंबई का नाम भी नहीं लेती. क्या हुआ? यस, आई वाज वेरी न्यू टू दिस फिल्म इंडस्ट्री. जब मैंने आपको ना ई-कॉमर्स कंपनी में एज ए मॉडल काम कर रही थी, उसी टाइम की बात है. तो आई वाज साइमल्टेनियसली वर्किंग इन लाइन प्रोडक्शन, इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज. तो मैं लाइन प्रोडक्शन में काम कर रही थी एंड देयर वाज दिस गर्ल हु वाज अ हिजाबी एंड शी सेड कि तुम अपनी पिक्चर भेजो ना, मुझे एक रिक्वायरमेंट आ रही है मुंबई से, उनको एक नई फिल्म बनानी है बॉलीवुड की. तो मैंने कहा हाँ भेज दो. मैंने भेजी और मेरी एक फ्रेंड थी, शी इज़ राइट नाउ इन कैबिन क्रू इन रियाद. सो उसने भेज दिया एंड ऑल एंड शी प्लेड ऑल टुगेदर. शी सेड कि हाँ तुम लोग कास्ट हो गए हो फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ. वी हैड जूम मीटिंग विद द डायरेक्टर एंड ऑल. तो फाइनली शी सेड कि हमें अब मुंबई जाना है. तो मैंने उसको बोला कि देखो मुझे ना यू हैव टू मीट माई ममा, अदरवाइज मुझे ऐसे जाने नहीं. पहली बार मैं तब तक सिर्फ दिल्ली गई थी टू प्ले नेशनल्स एंड ऑल. तो और गोवा गई थी टीम के साथ. एंड मैंने कहा कि आपको मम्मा से मिलना पड़ेगा. शी केम अलॉन्ग विद द मैन whom she that time projected as her husband. She was like he's my husband. तो हम उनसे मिले, मेरी मम्मा मिली, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया मेरी माँ को कि नहीं हमारी बहन है, ऐसे ऐसे करके. तो कट टू वी रीच्ड मुंबई, मी एंड माई फ्रेंड एंड वी ऑल टुगेदर. एंड डायरेक्टली हमें उसके घर लिया गया क्योंकि हमें बोला गया था हमारा होटल है, वो है, ये है. हमें डायरेक्टली उसके घर लिया गया. तो हम घर में बैठे हैं, शाम के लगभग 8-9 बजे तक हम उसी घर में ही बैठे हैं. और मैं उसको कॉल कर रही हूँ कि यार हमारा रूम का है, हमें होटल बताओ कहाँ पे और आप क्यों नहीं हो यहाँ पे, आप आ जाओ. एंड शी इज़ लाइक हमारा होटल बगल में ही है और बस हम आ रहे हैं, हम होटल में ही है, हम बस आ रहे हैं. आई वाज लाइक ओके. तो उस डायरेक्टर के घर में एक मेड थी और उसकी बेटी थी. एंड कट तो जब वो मेड और बेटी भी चले गए, अब वो अकेला और हम अकेले, हम सोच रहे हैं हम लिविंग एरिया से हिल ही नहीं रहे. एंड देन व्हाट ही डिड, ही कॉल्ड अस, ही सेड कि मुझे कुछ तुमों से बात करनी है. अच्छा 2-3 लड़कियां और आई उसकी, एंड दोज वर नॉट रियली डिसेंट काइंड ऑफ गर्ल्स. एंड हमारी वहीं पे हवाई छूट गई. तो समझ आ गया कुछ. एग्जैक्टली. तो उसने बोला कि वो डायरेक्टली उसके रूम में चली गई. देन ही केम आउट, ही वाज लाइक आप दोनों को भी आना होगा, मुझे कुछ बात करनी. पहले मैंने मना कर दिया ना. फिर मैंने मेरी फ्रेंड को मैंने कहा क्या ही करेगा, चलो और भी 2 लड़कियां हैं, हम भी यहाँ पे, तो हम 4 लड़कियां हैं, तो हमें तो ऐसे वैसे बदतमीजी नहीं करेगा ये. हम चले गए इस रूम में एंड वी वर सिटिंग ऑन अ काउच एंड दैट bloody I don't want to curse, I mean use any bad word. He was on his bed laying down and then he was like ये तुम लोग पढ़ो. अब हम बैठे हैं ऐसे, 4 लड़कियां, 2 वहाँ से, मैं और मेरी फ्रेंड यहाँ पे बैठे हैं. एंड आई वाज लिटरली, मेरे को डर लग गया था उस टाइम में. बट मेरे लेफ्ट साइड में एक वास था. हाँ मैंने ऐसे रखा था हाथ. मैं मेरी फ्रेंड मैं अपनी फ्रेंड को बोल रही हूँ कश्मीर, वो डर रही है बहुत ज्यादा. वो बोल रही है फरहाना हमें पता नहीं क्या कर देगा यार यहाँ पे, ऊपर से हमें किसी को जानते हुए चिल्लाएंगे, यहाँ पे कोई सुनेगा ही नहीं. मैंने कहा तू टेंशन मत ले, जब मैं तुझे बोलूंगी कश्मीर में उठ यहाँ से तो उठना. अगर ये इसने हमें अटैक किया मैं इसको सर पे वास मार. तो इट वाज एट टाइम हमारी लिटरली, हम उस समय भी फरहाना मजबूर या हम डर से ऐसे कांप रहे, लेकिन हम हंस रहे हैं कि सिचुएशन में हम हैं. एंड देन ही सेड आपके सामने कॉन्ट्रैक्ट रखा है, वो पढ़ो. अब हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे. कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अतरंगी चीजें लिखी है कि आपको डायरेक्टर के साथ उसके किसी फार्म हाउस पे 1-2 हफ्ते जाना है, ये सब का. यस. एंड आई वाज लुकिंग एट एंड आई एम लाफिंग. और मैं कहा 1 मिनट मैं कॉल करके आती हूँ. बोला ठीक है. मैं बाहर निकली दरवाजे के पास, मैं कर रही हूँ इस लड़की को फ़ोन. मैंने कहा तुम आ रही हो या नहीं आ रही हो. बोलती है अरे आप काम करो ना. मैं इसको धमकी दी. मैंने कहा तुम आओगी या नहीं, या मैं कश्मीर में सबको बोल दूँ कि तुमने ऐसे किया हमारे साथ और तुम यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ आई हो, और तुम अलग रह रही हो, तुमने हमें झूठ बोला, ये सब ऐसा. बोलती है नहीं किसी को प्लीज़ ये मत बोला मैं किसी लड़के के साथ हूँ. मैंने कहा क्या. उसको ये टेंशन नहीं कि मैं और बातें बोल दूंगी.
लड़के के साथ। एक्चुअली वो उसका हस्बैंड नहीं था, वो पता नहीं उसका बॉयफ्रेंड था और व्हाटएवर। ओ गॉड, उस दिन मेरा कितना दिमाग खराब हो गया था। एंड मैंने, और टिकट्स भी, हमारे पास रिटर्न टिकट्स भी नहीं थी, लिटरली नहीं थी। एंड मैं उसको डरा के धमका के, उस लड़की को मैंने डराया धमकाया, वो आ गई फिर फ्लैट पे, बोलती चलो चलो आप। मैंने कहा नहीं, मैं कहाँ चलूँ, मैंने कहा मुझे अब भी टिकट चाहिए। मैंने कहा नेक्स्ट फ्लाइट टिकट चाहिए मुझे, मेरी फ्रेंड की और मेरी श्रीनगर की। और बैठे बैठे उसको नेक्स्ट फ्लाइट टिकट करके दी। और आप समझिए नेक्स्ट डे अगर सुबह की पता 6 या 7 बजे की कोई फ्लाइट थी, तो हम रात को ही निकल गए एयरपोर्ट। हम पूरा रात एयरपोर्ट पे है, क्या बात है। रात को। और मुझे इमेजिन फर्स्ट टाइम मुझे ये भी नहीं पता था कि कैब्स कैसे चलती कैसे जाना है, किधर हैं, जाना हाँ है। कैसे जाना होता है, कुछ एप्लीकेशंस होती है क्या, मुझे कुछ पता नहीं था। एंड मेरी फ्रेंड को मैं पकड़ के हम निकल गए। एंड फिर मैं उसको मैंने कहा अगर तुमने कश्मीर में कहीं मुझे मुंह दिखाया ना, तो जो मैं फिर हाँ मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी। एंड उसके बाद हमें बहुत टाइम बाद पता चला कि वो जो डायरेक्टर था वो गायब हो गया, प्रोड्यूसर्स के पैसे वैसे लेके उसने पैसे लिए हैं, वो लिए। मतलब तो आपको ऊपर ऊपर से बातें बोले, बट दैट सिचुएशन वाज वेरी इंटेंस एंड आई डोंट नो हाउ आई हैंडल्ड इट। समटाइम्स इट्स बेटर दैट यू डोंट ब्रेक डाउन एंड यू टेक थिंग्स इन अ फनी वे। आपकी हिम्मत वैसे बनी रहती है। बिल्कुल। और आपने जिस तरह से अपनी हिम्मत दिखाई, आई एम श्योर बहुत सारी लड़कियां ऐसे ही बड़े बड़े चकाचौंध देके आती हैं और फंस जाती हैं। तो उनके लिए कोई मैसेज आप दीजिए, क्योंकि अगर सिचुएशन ऐसी है तो उनको एक्चुअली मेरी फ्रेंड, हम जब एयरपोर्ट पे थे, मेरी फ्रेंड और मैं, एक तो हम सदमे में आधे घंटे के लिए हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। तो और एयरपोर्ट भी हम पहली बार जा रहे हैं, हमें वहां भी नहीं पता हमें कहाँ जाना है। सो वो मुझे बोली सुनो घर पे मत बोलना। मैंने कहा हाँ घर पे मत बोलना। पहले घर पहुंचे जल्दी। मैंने कहा क्योंकि ये तो हमें पता है पहली बार। मैंने कहा दोबारा हमें मुंबई का नाम नहीं लेने देंगे। ये घर पे मत बोलना। ऐसा हुआ क्योंकि वी न्यू वी विल एनकाउंटर दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस, बट दैट टाइम वी वर कंप्लीटली नाइव। पहली बार आप मुंबई आ रहे हो, पहले ही इरादा हो गया। सो दैट वाज वेरी वर्स्ट थिंग। सो अभी के टाइम पे इट्स वेरी कॉमन, मतलब यू गेट टू अंडरस्टैंड। अभी तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, यू गेट टू नो, आप बस सर्च कर लो कौन क्या है। उस टाइम पे तो हमने वो भी नहीं किया था कि वो है भी कोई डायरेक्टर। अरे आई टेल यू समथिंग, जब हम आए थे ना पहले हमें उसके ऑफिस लिया था, एंड उसका ऑफिस था, अच्छा खासा ऑफिस था उसका। एंड बाद में वी गॉट नो ही वाज फ्रॉड। वो किसी और की ऑफिस थी। और नहीं, उसके प्रोडक्शन का नाम भी था पूरा उसके ऑफिस में लगा हुआ था। अच्छा खासा ऑफिस था उसका, ग्लास। यस, बाद में क्योंकि डायरेक्ट एयरपोर्ट से पहले वही उसके ऑफिस लाया गया था, फिर ऑफिस से हमें उसके घर लाया गया था। एंड ही वाज, मतलब कभी आप देखो कैसे कितने, मतलब दिस इज व्हाट आई से, चालाक लोग, चालाकी इतनी, आई डोंट नो अभी के जमाने में क्या होगा। सो यू हैव टू एक्चुअली, द ओनली बेस्ट थिंग इज यू ओनली गो थ्रू एजेंसीज, ओनली गो थ्रू। मैं चाहता हूं कि आप उन लोगों को जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको एक बढ़िया मैसेज दीजिए, क्योंकि वो भी ऐसे ही फंस जाते हैं। हाँ। क्योंकि छोटे शहरों से आते हैं, उनको इतना पता नहीं होता है, तो फंस जाते हैं। तो उनको बताइए कि क्या करना चाहिए अगर ऐसी सिचुएशन आए, तो वो कैसे अपने आप को संभाले और इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। देखिए सबसे पहले ना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। आपको खुद को सबसे पहले रिस्पेक्ट देनी है। बड़े बड़े सपने दिखाते हैं लोग। यस, बहुत बड़े सपने दिखाते हैं। एंड यू ट्रस्ट कि अगर आपके नसीब में कुछ बहुत अच्छा लिखा होगा ना, तो सही तरीके से आएगा, वो मिलना ही होगा। गलत तरीके से जाके मे बी आप कोई एक बहुत अच्छी चीज हासिल कर लो, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाओगे आप, अगर टैलेंट नहीं है। हाँ, वो गिर जाओगे आप, वो सस्टेन नहीं कर पाओगे आप। टैलेंट के बेसिस में, टैलेंट इज योर फ्यूल, जो आपकी गाड़ी को आगे बढ़ाता रहेगा। और you know the only systematic way is to go through casting agencies, the reputed casting agencies, and the person who is actually known, who has a reputation कि ये casting director है, casting manager है, उन्हीं के through जाओ। When you get to know someone, some actor is unnecessarily calling you at 10 a.m., 10 p.m. or after that, asking you to meet, asking you to hang out, आपको instinct मिल जाता है। घर पे नहीं जाना चाहिए, या यहाँ डिनर पे चलते हैं बिना बात के, या वो सब जिसको आप जानते ही नहीं हो, तो आपको इंस्टिंक्ट्स मिल जाते हैं। मतलब इट्स बेटर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यू बेटर स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज सिचुएशंस। अब हम उस टाइम पे हमें पता नहीं था, क्योंकि हमने खुद डील नहीं किया था इन चीज़ों पे, सो हम, बट द थिंग इज कि पैनिक नहीं होना इंसान को किसी भी सिचुएशन में। द मोमेंट यू गॉट पैनिक, यू विल लूज योर कंट्रोल, योर माइंड विल नॉट इवन स्टार्ट वर्किंग completely. So just you need to be a bit careful, you need to go through agencies systematically, a proper management, talent management, because talent management जो होता है वो project करते हैं अपने artist को सही जगह पे, and they will not put the artist in any such situation जहाँ पे you know artist is in danger or his even reputation or image is in danger. That's the best way. फरहाना, अगर आपसे हम जानना चाहें, you know, वो आपकी लाइफ का वो कौन सा ऐसा मोमेंट था या वो लम्हा था, वो पल था जो जिसके बाद आप अंदर से चेंज हुई, आपको अंदर से बिल्कुल ताकत आई, या अंदर से आप बहुत अपने आप को मेच्योर या बहुत बदल गई आप अपने आप को, आपको ऐसा फील हुआ? That was exactly when my nanu passed away, and दो इंसिडेंट्स है एक्चुअली when my nanu passed away, because वो वहाँ मुझे एक रियलिटी बहुत हिट हुई बुरी तरह से, when I had to actually live
without him for a month and everything changed, everything. फिर वैसा नहीं होता है कि now we have the only choice and that's being strong. कि ऐसा लगा पीछे से किसी का हाथ, हाँ मतलब सर पर से हाथ उठ गया. एग्जैक्टली ऐसा लगता है कि एक बड़े मैदान में आप अकेले खड़े हो, वैसा फील होता है. सो दैट वाज द टाइम व्हेन आई एक्चुअली रियलाइज कि नाउ आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, आई हैव टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग एंड टॉल. दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ. अदरवाइज मुझे कहीं ना कहीं पता कि यार नानू को तो है, उनको मैं बोल दूंगी या नो वन विल ट्राई टू मेस अप विद हिम बिकॉज दे नो माई नानू विल जस्ट होल्ड देम अकाउंटेबल. बट व्हेन ही डाइड then it was like now I'm alone. That was the complete game change of my life. And फरहाना के अंदर भी थोड़ा मैच्योरिटी है, राइट? Yeah. थोड़ी मजबूती आई. Maturity अगर बात करें mature I think मजबूती आई. हाँ. Responsibility. Yeah, मेरी life में ना all the things are collectively there. Like I'm mature, I'm funny. I sometimes come across as a childish person. बट मैं नहीं चाहती कि इनमें से कोई भी एक चीज़ कम हो जाए मेरी लाइफ में. ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में. बचपना भी ज़रूरी है, मैच्योरिटी भी ज़रूरी है. और मैच्योरिटी का होना डजंट मीन आपकी लाइफ में बचपना नहीं है. बचपना होना डजंट मीन कि आप मैच्योर नहीं है. फरहाना, बिग बॉस में हमने आपकी पूरी जर्नी देखा. बहुत बहुत ऐसे अनछुए पहलू को भी हमने आपके मुंह से सुना जब आप बहुत कई बार इमोशनल हुई, बहुत सारी बातें हुई. एक दौर आया था जब एक लेडी आई थी, जब उन्होंने कुछ बताया था, कुछ प्रेडिक्शन किया था, एस्ट्रोलॉजर ने बोला था डैड को लेकर के बातें. आप बहुत हर्ट हुई थी. क्या हुआ था, मतलब क्यों ऐसा हो गया था? कभी कभी कोई इंसान आपके किसी बहुत पर्सनल चीज़ के बारे में बात करता है बट इट्स कमिंग आउट ऑफ कंसर्न. Then there is unfortunately someone using it for their own benefit, for their own sake of promotions. It really did hurt me. And मुझे अफसोस ये हो रहा था कि ये she's a guest. मैं इनको कुछ बोल नहीं सकती. She's not a contestant. She's a guest. I can't tell her anything. And the way she was portraying things, nothing was there that I didn't know. Everything she said, I had already shared that in the house with the other contestants. So the way she was portraying कि and then बहुत सारी चीज़ें उन्होंने गलत बोली जो कि बिल्कुल सही नहीं है. That was a wrong prediction, completely wrong. She said कि every male figure who like comes across as a dominating person, आप उसको attack करने लगते हो. It's because you have been away from your father. What do you mean? How have you seen me with the male figures of my life in real? How do you know कि मेरे male figures जितने मेरी life में मैं उनके साथ कैसी रही हूँ? And how on earth the person I have never met, उसका कोई भी कैसा इफेक्ट हो सकता है मेरी लाइफ में? कैसे हो सकता है? कभी कभी ऐसा होता है कि अब्यूजिव चाइल्डहुड होता है आपका, जहाँ योर फादर हैज़ बीन बीटिंग यू और समथिंग, तो वहाँ से ये सब चीज़ें, यही सब एक्सपीरियंस आते हैं. एंड लाइफ जहाँ पे द फादर हैज़ बीन कम्प्लीटली एब्सेंट, हाउ कैन यू से कि मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस उसकी वजह से है? So that was utter nonsense. वो मुझे बहुत हिट हुई थी उनकी बातें, and the fact that I could not tell her anything because she was a guest. Yeah. That was the worst thing. मैंने देखा आप बाद में रोई. Yes, it was oh God, I was completely choking inside. But जैसा आपने बोला कि आफ्टर सक्सेस हर कोई अब आपसे मिलने आता है, सब तारीफ करता है, सब कुछ. अब जो आपके रिश्तेदार जो आपको नहीं आगे बढ़ना देना चाहते, आप सब कॉर्डियल होते हैं, सब आते हैं और आपकी तारीफ करते हैं? हाँ, तारीफ वारी तो सब लोग करते हैं, बट अभी हम उन्हीं के कांटेक्ट में हैं जो हमारी इज्जत पहले भी करते थे. अच्छा. जब हम कुछ नहीं थे, जो मेरी माँ की इज्जत पहले भी करते हैं. हमारे कुछ ऐसे रिश्तेदार, जैसे मेरी मम्मा की चचेरी बहनें हैं कुछ, एक तो और भी रिलेटिव्स हैं हमारे, हु एक्चुअली हैड फेथ इन मी कि फरहाना एक दिन बहुत कुछ बड़ा कर देगी. और रेस्पेक्ट तब जब हमारे पास कुछ तब जब हमारे पास कुछ नहीं था, तब भी उनकी रेस्पेक्ट थी मेरे लिए, मेरी मदर के लिए. वी आर स्टिल इन कांटेक्ट विद दोज पीपल ओनली. वी आर नॉट, अब समय बदल चुका है. कामयाबी में उनका भी हिस्सा है, राइट? या अभी कभी किसी की एक अल्फाज ही आपके लिए बहुत मैटर करते हैं, हिम्मत देता है. कभी कभी कोई आपको रिलेटिव आके बोलेगा और वो बोलेगा कि नहीं हमें तो पता है फरहाना बहुत अच्छा कुछ करेगी फ्यूचर में. वो आपके लिए बहुत बड़ी चीज होती है, हिट करती है, वो आप चीज याद रखते हो. और एक्चुअली आई थिंक वर्ड्स वाइब्रेट होते हैं यूनिवर्स में, चाहे वो किसी के भी वर्ड्स हैं. इट डज वाइब्रेट. एंड अ लॉट ऑफ पीपल हु डिडंट हेल्प मी, हु डिडंट साइड मी, हम उनसे अभी कोई, जैसे कि एक नॉर्मल चीज़ आपको बताऊंगी. जब मैं बिग बॉस में गई थी, हमें कोई स्टाइलिस्ट नहीं मिल रही थी मेरे लिए, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स नहीं थे, मुझे कोई जानता नहीं था. तो मेरी मैनेजमेंट को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा टू गेट अ स्टाइलिस्ट. और जो डिज़ाइनर्स मेरे कश्मीर के डिज़ाइनर्स थे, ये मतलब मुझे आज हंसी आती है जब मैं बात सोचती हूँ. जो हमारे कश्मीर के डिज़ाइनर्स थे उनको कांटेक्ट किया गया था, तो सब लोगों ने बहुत नाटक किया था. किसने कहा था कि नहीं हम तो पैसे लेंगे, किसने कहा था कि अच्छा ठीक है उसको 1-2 हफ्ते रहने दो, अगर वो 1-2 हफ्ते सर्वाइव किया फिर हम तीसरे हफ्ते से कपड़े देंगे. मतलब उम्मीद नहीं थी कि मतलब किसी मेरे अपने कश्मीर के डिज़ाइनर्स हैं, बहुत कितने बड़े बड़े टॉप ब्रांड, टॉप डिज़ाइनर्स हैं, जिनने तब हमें हमारा साथ नहीं दिया. जहाँ जिनके साथ मेरा पर्सनल इक्वेशन भी था, उन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया उस टाइम, क्योंकि सबको लग रहा है क्या ही करेगी, तो एक हफ्ते में ही वापस आ जाएगी, बाहर आ जाएगी.
नहीं पता था ये Yes. फरहाना का शो है। यस, बट देन मैं अभी भी उनकी मैसेज देखती हूँ, और जब मैं घर की, मैं आई वाज वेरी डिसहार्टेंड मेरी, क्योंकि अगर कोई और होता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कश्मीर से जहाँ जिस जगह से मैं आई हूँ वहां खुद से की लोगों का अपना घर। एग्जैक्टली दे डिडंट सपोर्ट मी। तो फिर जब मैं बिग बॉस में आई, मैंने उससे पहले ही अपनी टीम को वर्क किया, मैंने कहा अब अगर ये लोग मरेंगे भी ना, इनसे कोई कपड़े मत लेना। एंड आप इंस्टाग्राम देखो मेरा, उन्होंने कितने मैसेज किए, कॉल्स किए कि अब हमें फरहाना को एक आउटफिट भेजना है, कोलैब करना है, अभी भी कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं करना है। और वो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ऐसे नहीं कि छोटे ब्रांड्स हैं, यूएस बेस्ड, मतलब कश्मीरी ब्रांड्स है, लेकिन अभी वो यूएस शिफ्ट है या दिल्ली शिफ्ट है या यूके शिफ्ट है, बड़े ब्रांड है, बड़े ब्रांड्स है। अभी जब कि नहीं हमें आउटफिट भेजना है फरहाना को, मैंने क्लियरली मना कर दिया कि नहीं भेजना, हमें नहीं चाहिए कोई। क्योंकि जब उनको तब हमने बोला था, तब उन्होंने बहुत नाटक किए। एंड यू विल लिटरली लाफ, एक कश्मीरी ब्रांड है, उसने सीधे मना कर दिया था। और फिर इंस्टाग्राम में मैंने उसकी मैसेज देखी, दे वर रेडी टू पे 2 lakhs, बताओ कि हम 2 लाख देंगे, हमें उसको अपनी 3 आउटफिट भेजने। तो मेरी मैनेजमेंट ने मना कर दिया, कि उसने मना कर दिया, हम नहीं ले सकते। सबक मिलना चाहिए, राइट? क्योंकि आप खुद को बढ़ावा नहीं दोगे अपने होम टाउन को। एब्सोल्युटली। फरहाना, कभी इंडस्ट्री में आपको रिजेक्शन या नेगेटिविटी का ऐसा कुछ सामना करना पड़ा, जिससे आप टूट गई हो? रिजेक्ट, क्योंकि ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ रिजेक्शन से हर इंसान टूट जाता है, राइट? बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, बट रिजेक्शन पे रिजेक्शन, मतलब कई दफा ऐसा हो जाता है, लोग टूट जाते हैं। मैं आपको एक चीज बोलूं, मैं मतलब ये कुछ नुस्खे हैं जिंदगी में जो आप पे इन चीजों को हावी नहीं होने देंगे। मैंने आज तक लाइफ में जितने भी ऑडिशन दिए हैं ना, मैंने कभी मुड़ के उस कास्टिंग वाले को मैसेज नहीं किए कि इसका कुछ हुआ, कभी नहीं। कि आप किससे भी पूछो, इतने लैला मजनू, सिंघम अगेन, जितने प्रोडक्शन ऐसे यहाँ के जिनके साथ मैंने काम किया है कश्मीर के, उनको आप जाके पूछ लो। मैंने किसी को मुड़ के मैसेज नहीं किया कि कुछ हुआ, क्योंकि मैं ऑडिशन दिया, भूल जाओ। एज एन एक्टर आपको सीखना है, ऑडिशन आपने दिया, भूल जाओ उसके बारे में। वो अगर आपकी किस्मत में होगा वो आएगा। सिंघम अगेन के लिए मैंने 4 महीने पहले ऑडिशन दिया था, और मैं भूल गई थी। वो उसके न्यूज आए थे कश्मीर में कि सिंघम अगेन शूट होने वाली है, मैं न्यूज देख रही थी, बट मुझे लगा था मेरा नहीं होगा, एंड आई वाज ओके विद दैट। आपको पता है हमारी गलती क्या है एज ए इंसान, हम अपने माइंड को हमेशा एक्सट्रीम पे लेके जाते हैं कि ये तो होगा, मजा आएगा, या तो ये तो होगा ही नहीं, कहाँ मजा आएगा। हमेशा अपने माइंड को न्यूट्रल में रखो। क्योंकि अगर आप बोलते हो होगा, फिर वो नहीं होता, तो आपको झटका लग जाता है। अगर आप बोलते नहीं होगा तो वो हो जाता है, तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। हमेशा अपने माइंड को न्यूट्रल रखो। मैं भी व्हेनेवर आई गेट माय सेल्फ इनटू, आई वाज इन बिग बॉस, मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मैं अच्छा करूंगी, बुरा करूंगी। मैं बहुत न्यूट्रल माइंडसेट से गई थी कि जो होगा मैं सिचुएशन वाइज डील करूंगी सब चीजों के साथ। बहुत अच्छी बात कही आपने। आई एम श्योर जो लोग सुन रहे होंगे उनको समझ आएगा, क्योंकि लोग यही सोचते हैं कि टूट गया, नहीं हुआ, ये सब कुछ। नो, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। रिजेक्शन बहुत बड़ी टर्म है, कोई चीज रिजेक्शन होती नहीं है। मुझे लगता है जिंदगी में कभी एक इंसान रिजेक्ट नहीं होता। रिजेक्शन इज नॉट फॉर ए ह्यूमन। वो आपके लिए नहीं बना। यस, वो आपकी नसीब में ही नहीं है। आप कितना उसके पीछे भागोगे, क्या पता आपके लिए वो ठीक ही नहीं है वो चीज। आज भी फरहाना के अंदर कोई ऐसा डर है या ऐसा कुछ है जिससे आज भी अंदर अंदर लड़ रही हो आप? नहीं, डर तो नहीं है। आई डोंट हैव फोबिया ऑफ एनीथिंग, या डर किसी चीज का। बस मुझे बिग बॉस से पहले ये डर था कि मेरी लाइफ स्ट्रगल में ही ना चली जाए, या मैं वो लाइफ अपनी माँ को ना दे पाऊँ जो मैंने सोचा है, जिसके मैंने सपने देखे हैं। बट आई थिंक अब वो डर खत्म हो गया है। अब मेरे अंदर और कोई डर नहीं है। फरहाना, बिग बॉस घर में हमने दोस्ती देखी, दुश्मनी भी देखी, सब कुछ देखा। दोस्ती और रिश्तों ने आपकी लाइफ को कितना चेंज किया? बहुत। आपको पता है दोस्ती या दुश्मनी में मैं हमेशा सामने वाले का पहले देखती हूँ, उसकी क्या इंटेंसिटी है, मैं उसी हिसाब क्या है उसका, हाँ, या उसकी दुश्मनी दोस्ती की इंटेंसिटी क्या है, मैं उसी हिसाब से रिस्पोकेट करती हूँ। क्योंकि मैं अगर किसी रिश्ते में बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखने लगती हूँ ना किसी इंसान से, एंड दैट पर्सन लेट्स मी डाउन, क्योंकि एट फर्स्ट प्लेस हमेशा सामने वाले की गलती नहीं होती। कभी कभी आपकी पर्सनैलिटी वैसी होती है कि समझ नहीं पाता सामने वाला इंसान, मिसकम्युनिकेशन हो या मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है। तो हमेशा मेरी एक बाउंड्री बनी होती है, दोस्ती में भी, रिश्तों में, हर एक रिश्ते में, मतलब दुश्मनी में भी, हर एक चीज़ में। आई ऑलवेज कीप दैट बाउंड्री। बट कभी कोई ऐसा मोमेंट आया या कभी कुछ ऐसा हुआ कि किसी ने कुछ बोला और फरहाना को बहुत बुरा लगा, ये एकदम टूट गई, ये कुछ बातें हो गई फैमिली में, या कभी ऐसा? बिग बॉस के बाद नहीं, पहले बहुत सारी चीज़ें थी। जैसे कि मेरी माँ को बहुत बार बोला जाता था कि इसको उसके बाप के पास छोड़ दो, ये हमारी इज्जत खराब कर देगी यहाँ पे। या कहीं हम पिकनिक जाते थे तो मुझे साथ नहीं लेते थे। अगर उनको मेरे को पिकनिक साथ लेना होता था, मैंने आई वाज जस्ट अ किड, तो मेरी माँ को बोलते पहले उसको बोलो कि दुपट्टा रखना सर पे, पहले उसको बोलो तभी जाके हम इसको साथ लेंगे। और अगर गलती से मैं जाती भी थी तो बहुत ही अजीब बिहेवियर करते थे मेरे साथ। मतलब इवन टुडे व्हेन आई थिंक अबाउट इट ना, आई फील लाइक शायद किसी सोतेले बच्चे के साथ भी वैसा बिहेव नहीं करेंगे जैसे मेरे साथ करते थे, बिकॉज दे वांटेड मी टू बी सबमिसिव, समवन जो हाँ जी हूँ जी करेगी। मैं वैसी इंसान नहीं थी, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अब वो लोग मुझे
न चाहते हुए मजबूरन इन्वॉल्व करते थे अपने फैमिली फंक्शंस में या पिकनिक में, जस्ट बिकॉज ऑफ माई मदर, ताकि उसकी एक ही बेटी है, अब हमारी बहन को बुरा लगेगा या हमारी चचेरी बहन को या जो भी मेरी बहन को बुरा लगेगा, बट इट वॉज जस्ट फॉर द सेक ऑफ माई मदर, इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ हु आई वॉज ऑलवेज देयर। मैं हमेशा उनकी आंखों का कांटा थी, एंड आई एम ग्लैड कि कांटा थी, एटलीस्ट आई वॉज नॉट ए पपेट। सो बहुत बार ऐसी चीज़ें हुई है, खाना खाते खाते किसी ने कुछ बोल दिया, मैं खाना नॉर्मली खा रही हूँ, किसी ने कुछ कमेंट पास कर दिया अपनी फैमिली में से, या किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, किसी ने बोल दिया कि ये तो ऊपर अपने बालकनी में वीडियोस बना रही होती है, इसको हम किसी दिन गाड़ी के नीचे कर देंगे, ऐसी बातें होती थी। तो बहुत सारी बातें ऐसी हुई है जो विच एक्चुअली ब्रोक मी ऑन टाइम्स, बट इतना इट ब्रोक मी कि फिर वहाँ कुछ बचा ही नहीं। फिर एक पॉइंट आया, एक टाइम आया जहाँ फिर इन चीज़ों का भी असर होना खत्म हो गया। बट फरहाना, कहते हैं ना, टूट जाता है इंसान जब भी इस तरह सब चीजें सुनता है। कौन इंस्पायर करता था आपको? मतलब किससे लगता था नहीं मुझे ये सब बातों पे ध्यान नहीं था, मुझे आगे जाना है, ऊपर जाना? कैसे, कौन इंस्पायर? मम्मा बोलती थी या कौन ऐसा बोलता था? ऑन टाइम्स मेरी मम्मा भी बहुत खामोश रहती थी कुछ सिचुएशंस में, क्योंकि इट वाज जस्ट मी एंड माय मदर। हमारे बैकअप में भी कोई इंसान था नहीं जिस पे हम रिलाई करते, इट वाज जस्ट मी एंड माय मदर। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि व्हाट वाज दैट थिंग व्हिच केप्ट मी गोइंग। मे बी इट वाज जस्ट माय रिबेलियस नेचर, कि तुमने ऐसा बोल दिया, अब तुम मुझे ऐसा दिखा रहे हो, इतना नीचा दिखा रहे हो, जबकि अब जस्ट ए किड, नाउ आई विल शो यू हु आई विल बी इन फ्यूचर। मुझे लगता है अगर मेरे को इतना धुतकारा नहीं गया होता बचपन में, तो शायद मेरे को इतना रिबेल मेरे अंदर नहीं आता, इतनी रिबेलियस वाली एनर्जी मेरे अंदर नहीं आती। आज वो लोग क्या बोलते हैं जब फरहाना को देखते हैं? आज उनकी हिम्मत नहीं है, वो उस मयार में है ही नहीं कि मेरे सामने आपसे जुड़ना चाहते होंगे। यस, जुड़ना चाहते हैं, बट मेरे तक पहुंच नहीं पाएगा अभी कोई, मेरी माँ तक नहीं पहुंच पाएगा, मेरे तक नहीं पहुंच पाएगा। बट फरहाना का कोई ऐसा, अब स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ रहे हो माशाल्लाह, बहुत अच्छा करते जा रहे हो, और टचवुड ऐसे ही आप बढ़ते रहो। कोई ऐसा आपका जो ड्रीम है जो धीरे धीरे पूरा हो रहा था, या रुक गया था, या अधूरा सपना था, ऐसा कुछ था जो आप पूरा करना चाहती हैं? आप सपना नहीं, एक लाइफस्टाइल होता है इंसान का, जो आप चाहते हो कि आप ये लाइफस्टाइल जियो। देखो, आई ऑलवेज से दैट आई डोंट वांट टू बी ए अंधा पैसा नहीं चाहिए मुझे, बट आई वांट टू लिव ए वेरी लग्जरियस एंड लेविश लाइफ। At least my mother, she deserves it. Respect life. Yeah, respectful of course. She deserves it. Wherever she wants to go in the world, she should be like. वो सब कुछ देना मम्मा को जो उन्होंने उस समय मिस किया। Yeah, उस समय I think everything she deserves in this universe. More than that, I would be able to give her, deliver to her. I am saying मम्मा बहुत luckiest मम्मा है। अब मुझे समझ में आता है कि फरहाना जैसी बेटी उनको मिली है। But you know, आपकी लाइफ अगर फरहाना कोई बायोपिक बने, उसका टाइटल क्या होगा, और आप किसको उसमें चाहती हैं कि वो उसमें ऐड करे? या मेरी लाइफ का बायोपिक, उसका टाइटल क्या होगा? आई थिंक हिंदी, इंग्लिश होगा तो रिजिलियंस होगा, हिंदी होगा तो हिंदी, व्हाट डू यू कॉल द रिबेलियस? बदला क्वीन या समथिंग? नो, क्वीन तो नहीं होगा, नथिंग रिलेटेड टू क्वीन और समथिंग। जज्बा हो सकता है, जज्बा, इट कैन बी ख्वाहिशें, समथिंग लाइक दैट, बिकॉज आई थिंक जो जिस रेस में भाग रही हूँ किसी ख्वाहिश की वजह से तो भाग रही हूँ जिंदगी में जो है। कौन एक्ट्रेस? हाँ, एक्ट्रेस जो उसमें होगी, आई थिंक कंगना रनौत। जिंदगी का अब तक का जो पूरी आपकी पूरी लाइफ रही है, आपकी जिंदगी जिस पे हम बात कर रहे हैं, जिंदगी अनकट की बातें हो रही हैं, सबसे बड़ा सबक आपने क्या सीखा अपनी लाइफ से? आप खुद को प्रायोरिटी दोगे तो तभी दुनिया आपको प्रायोरिटी देगी। कभी कभी आपको ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जहाँ पे पूरी दुनिया के लिए आप बहुत ही मतलबी दिखोगे, शायद अपने पेरेंट्स के लिए भी बहुत मतलबी दिखोगे, लेकिन अगर आप क्लियर हो माइंड में कि आपको क्या मिलने वाला है इससे कल, तो फिर डोंट थिंक अबाउट वट एवर एवरीवन इज गोना टेल यू, क्योंकि when you're almost there to break that barrier in your bloodline, even your close people, your siblings, your parents are gonna question you. क्योंकि जब आप एक छोटे से शेल से निकलने की कोशिश करोगे ना, जो आपको बचपन से बताया गया और आपके पेरेंट्स को, आपके सिबलिंग्स को बताया गया कि ये गुनाह है, तो जब आप वहाँ से निकलने की कोशिश करोगे आप पे सब उंगली उठाएंगे, लेकिन आपको खुद पे भरोसा रखना है तब कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। और जो गलत की डेफिनेशन जो है वो गलत ही है, सही की जो डेफिनेशन है वो सही ही है। अब हम अपनी कन्विंस के हिसाब से उनको तोड़ते मरोड़ते, बट नो, वी नो गलत क्या है और सही क्या है, एंड दैट्स द रियल डेफिनेशन ऑफ गलत इन सही। क्या है वो सपना फरहाना आपका जो आपको सोने नहीं देता? वही, अगर मैं सोऊंगी तो सपने कैसे देखूंगी, बट समथिंग दैट कीप्स मी गोइंग इज दैट आई डोंट नो, मुझे
पता होता है कि मुझे करना क्या है, लेकिन वो कैसे होगा और वो दिखेगा कैसे वो मुझे नहीं पता होता. जैसे कि आई न्यू कि वन डे आई विल बी समथिंग, आई विल बी अ बिग नेम, पीपल विल नो मी, लेकिन कैसे होगा मुझे पता नहीं था. मैं ये सोच रही थी कि ऐसी कौन सी फिल्म करूंगी कि लोग मुझे इतना जानने लगेंगे, बट ये होगा वो मुझे पता था. ऐसी आई ऑलवेज फील लाइक आफ्टर एवरी 2 years माई लाइफ अपग्रेड्स. ये फैक्ट है मेरी जिंदगी के बारे में. After every 2 years, my life upgrades and you will see a visible change in my life. And I'm sure about that. Now, how it's going to happen? I don't know. वो मैंने ऊपर वाले पे छोड़ दिया है. वो कुछ काम तो वो भी करे ना. सारा काम हम ही थोड़ी करेंगे. तो काफ़ी सारी चीज़ें I strongly believe in तवक्कल. I believe in Almighty and His decisions. And अगर मुझे कहीं पे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, तो मैं आंखें बंद करके बस ऊपर वाले पे छोड़ देती हूँ. And I have seen the best results, honestly. ना अयान के साथ बहुत अच्छी दोस्ती दिखी भी बाहर है, बहुत अच्छी दोस्ती है भी, बहुत अच्छी है. बहुत कुछ लोगों ने बहुत हैशटैग भी बनाया, बहुत कुछ. आप पर्सनली कैसे देखते हो, क्योंकि कई दफा कई बातें उठी, यू नो, आप कैसे देखते हो इस दोस्ती को? देखिए क्या सीन है, अयान और मैं शायद ही कहीं बाहर मिले होंगे. मतलब इस इवेंट के बगैर. हाँ, पार्टी के अलावा. अभी मेरा क्या होता है कि मेरी वाइब किससे मिली तो मिली, ठीक है ना. जैसे कि डैन्यूब की पार्टी में अगर हम बात करें, दुबई की पार्टी में, तो जब हम उनकी प्रॉपर्टी विजिट के लिए गए थे, मेरा और कोई दोस्त वहाँ नहीं था. नाउ आई कांट बी रोमिंग अराउंड विद द मैनेजर ओनली ऑल द टाइम, ठीक है. और सब लोग आगे आगे थे विद डैन्यूब, लाइक रिजवान जी एंड अदर पीपल, जो आगे आगे जाके उनकी प्रॉपर्टी देख रहे थे. और पीछे इट वाज, और द प्रॉब्लम इज, यू नो, अमाल इज अ वेरी गुड फ्रेंड एज ऑफ नाउ. आई वुड नॉट माइंड हैंगिंग अराउंड विद हिम. सो वो आया नहीं था, वो लेट आया. अब वहाँ पे कोई था नहीं. कुनिका जी भी आगे के जा रही, शी वाज विजिटिंग द प्रॉपर्टी. अब आई एम अ बिट लेजी इन विजिटिंग ऑल दीज थिंग्स, तो आई वाज लाइक चलो पीछे पीछे चलते हैं. तो इट वाज अयान ओनली. और उनको भी मतलब नहीं था. यस, हम लोग अपनी बातें मजाक मस्ती किसी का भी ऐसे ही रोस्ट कर रहे थे लोगों को. एंड द फैक्ट कि अब मेरा ड्रेस वैसा था, तो मुझे किसी को पकड़ के चलने की जरूरत थी. हाँ, मैंने हमेशा देखा है आपको. I was normally holding him. I don't know what was so much हायतोबा in that. एक तो वो बात हुई. दूसरी बात हुई यॉट वाली बात. It was not just only him जिससे मैं डांस कर रही थी. I was dancing with everyone. नेहल, आवेश, सब लोग. हाँ, अयान. अब क्या होता है कि लोग या तो कोई चीज बहुत हाइप में खुद से चली जाती है, तो लोग ज्यादा किसी चीज को हाइप दे देते हैं. तो एक तो आई डोंट रियली बॉदर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि आपको पता है आपकी रियलिटी क्या है, सामने वाले को पता है क्या रियलिटी है. मी एंड अयान, आई थिंक वी आर गुड फ्रेंड्स, बट वी आर नॉट इवन दैट मच फास्ट फ्रेंड कि हम रोज रोज मिले, फोन पे 4-4 घंटा बात करेंगे. वी हैव नॉट इवन स्पोकन टू ऑन फोन टू ईच अदर सिंस अ रियली लॉन्ग टाइम. मैं तो उनसे ज्यादा, अयान से ज्यादा कुनिका जी से बात करती हूँ. अमाल तो ज्यादा उससे बात करती हूँ मैं. सो कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को जो दिखता है उनको लगता है कि यही सच है. नाउ दे आर वेरी फास्ट फ्रेंड्स और समथिंग, सोशल मीडिया का दौर है. हाँ, समथिंग इज कुकिंग इन बिटवीन देम. बट आई लेट थिंग्स स्लाइड, क्योंकि मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने पे भरोसा नहीं रखती. आई डोंट लाइक, मतलब वो रास नहीं आती मुझे चीजें वो एक्सप्लेन करना बार बार. तो आई लेट थिंग्स स्लाइड. ठीक है, लोगों को जो समझना है समझे. अब जिन लोगों के पास दिमाग है और जो मुझे समझते हैं वो सच्चाई समझ लेंगे. इट्स लाइक दैट. वरना कभी मम्मा आपको बोलती हैं कि एक दिन बेटी चली जाएगी निकाह करके, कभी ऐसी बातें होती हैं? आपके मन में ऐसा ख्याल कभी आता है? हम कभी शादी की बात ही नहीं करते, मैं या मेरी मम्मा. वो हमें बहुत ऑफ टॉपिक लगता है, क्योंकि इट्स ऑब्वियस इफ आई विल गेट मैरिड शी विल बी विद मी. That's very obvious. So nice. Yeah, and she will inshallah have her own house and I will be living in her house with my husband. So that tomorrow she can tell me just get lost. ये बहुत अच्छी बात कही आपने. बट माँ का होता है ना, माँ हमेशा अपने बच्चों को लेकर के सोचती रहती है. जैसे मेरी माँ या किसकी भी माँ होती है, हमेशा बोलती तू सेटल हो जा, शादी कर ले. कभी वो बोलती हैं आपसे कुछ? क्योंकि आप धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप आप सब सेटल हो रहे हो. हमारा क्या होता है, हमारा लाइफ, मेरी फैमिली थोड़ा सा, मतलब वैसे नॉर्मल स्ट्रक्चर था नहीं मेरी फैमिली का कभी. तो इट वाज जस्ट I was her son, her daughter, her husband, everything. तो कभी हमारे से भी बढ़कर हैं. Yes, इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. So I never, कभी हमारे बीच में ये बातें ही नहीं हुई कि अब तू जाएगी, because we know कि हम दोनों एक दूसरे को छोड़ ही नहीं सकते. जहाँ मैं जाऊंगी वहाँ वो जाएगी, जहाँ वो जाएगी वहाँ मैं जाऊंगी. And if tomorrow I want to marry someone and he is not good with my mother, I will not marry him. What is the fun of marrying such person? Lastly, क्या कहना चाहोगे? बहुत सारे ट्रोलर्स होते हैं फरहाना. आजकल सोशल मीडिया, जैसे मैंने पहले बोला, ये दौर ऐसा है कि आप कुछ भी करो उसके दो मायने हो जाते हैं. आपकी सेना है और किसी की सेना है, वो सोशल मीडिया में लड़ने लगती हैं. इसे आप कैसे देखते हो? मतलब I think it's good to have haters and trollers, because having haters is the price you pay for not being one among the stupid people. Yeah, and I'm okay to pay that. Free cup. Yeah, I'm okay to pay that price.
बिकॉज आई एम नॉट वन अमंग देम, सो इट्स ओके। आई थिंक कुछ ना कुछ तो उनको बेचारों को कुछ ओज का होना चाहिए जिंदगी का, कुछ ना कुछ करने का। अगर आपके पास काम है, आप अपना काम कर रहे हो, आपके पास काम नहीं है तो आप क्या ही करोगे, यही हर फालतू हरकतें करोगे आप। अब आप भिड़ोगे तो सामने यहाँ से भी हमारी अपनी फौज है जो लिहाज नहीं देखती है। अब जो आप दोगे वही आपको वापस मिलेगा। अगर आप प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, आप नफरत दोगे तो नफरत मिलेगी, वो भी 10x ज्यादा मिलेगी। तो कभी हर्ट करता है आपको, कभी कभी आपको बुरा लग जाता सोशल मीडिया का? ओह नो, नेवर नेवर। मेरे को इतना रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ता, ये तो मैं देखती भी नहीं है सब। आई हैव सेड दिस इन प्रीवियस इंटरव्यूज एज वेल ना, जब मैं एक्स की पोस्टर्स देखती हूँ या कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट देखती हूँ, जहाँ मुझे दिखेगा ना कि फरहाना बट हैशटैग फरहाना रेबलेंस हैशटैग, मैं वही पोस्ट पढ़ती हूँ। जहाँ मुझे कोई भी इरेलीवेंट हैशटैग दिखेगा मैं पढ़ती नहीं हूँ पोस्ट, मैं सीधे स्वाइप कर देती हूँ। और मेरा अब एल्गोरिथम भी वैसे ही बन गया है कि मुझे सिर्फ मेरे फैंस के पोस्ट आते हैं, मेरे को और किसी के पोस्ट ही नहीं आते। तो वो कितना मतलब मथा पीटी कर रहे हो, वो पोस्ट मेरे तक पहुँचते भी नहीं। या अभी हाल ही में शायद अमाल ने भी कुछ पोस्ट किया था, फैंस उस पर भड़क गए थे तो उसने सॉरी भी बोला था। क्या पोस्ट किया था उसने? कुछ ने कुछ ऐसा बोला था कि आप रूड हो गए थे, तो उन्होंने बोला कि आई एम सॉरी। बाद में उन्होंने दूसरा पोस्ट डाला कि भाई मैंने थोड़ा हार्ड शब्द यूज किया था। कुछ पोस्टर को लेकर कुछ हाँ, अमाल ने एक एक्स पे पोस्ट तो डाला था, फिर उस पे सॉरी याद ही नहीं क्या हुआ था उस पे, सॉरी हाँ कुछ हुआ था, सॉरी मैं रूड हो गया था। नहीं, वो उनने अपने फैंस को बोला था, उनके फैंस को उनने शायद वो पोस्ट, उनके फैंस ने शायद मुझे कुछ बोला था एंड उनने अमाल ने एक पोस्ट डाला था जिसमें उसने धमकी दी थी सीधे अपने फैंडम को। एंड फिर उसको अपनी जगह थोड़ा बुरा तो लगता ही है कि अपने लोग यार मैंने ज्यादा बोल दिया ऐसे करके। फिर ही हैड रिटन दैट नोट कि सी आई वाज बीइंग रूड, बट ये चीज नहीं होनी चाहिए या वट एवर, इट्स ओके। मतलब दैट्स वो अपने तरीके से, उनका तरीका अपनी फैंडम को हैंडल करने का, हमारा अपना तरीका अलग है। आपने बोला 2 साल में अपग्रेड करती हैं। लास्टली, चूंकि अब प्लेटफॉर्म बहुत सारा है, यू नो ओटीटी है, टीवी है, टीवी से ज्यादा पर ना टीवी वाला जो मुद्दा पूरा उठा है, आप उसे कैसे देखते हो? ये मतलब जिस तरह से बन गया बिग बॉस में, क्या ऐसा सच में आपका थॉट है या बिल्कुल ऐसा थॉट नहीं है? देखिए, मेरा उस टाइम पे लोगों ने कैसे इसको परसीव किया, आई रियली डोंट केयर अबाउट दैट, बट इट हैज़ कम फ्रॉम माई वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने एक बार कश्मीर में शूट किया था फॉर ए टीवी सोप एंड दैट वाज द वर्स्ट एक्सपीरियंस। यू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर एन आर्टिस्ट हु इज वर्किंग विद प्रोडक्शन हाउसेज लाइक फ्राइडे फिल्म वर्क्स, नीरज पांडे जी, सलमान खान फिल्म्स, ऐसे, या इवन रोहित शेट्टी फिल्म्स, ऐसे प्रोडक्शन आप काम करते हो, देन यू आर ऑन सेट ऑफ इट लीडिंग टीवी शो, और वहाँ पे दे आर ट्रीटिंग यू वेरी पोअरली। एक्चुअली मैंने वो सेट छोड़ दिया, मैं छोड़ के चली गई थी। दे वर वेरी डिसरेस्पेक्टफुल, वेरी मच डिसरेस्पेक्टफुल। एंड उस वक्त फिर यू नो नाउ सिंस आई कांट, काम था तो मैं उसको रिजेक्ट नहीं कर पाई एंड वो एथिक्स में नहीं है मेरे। तो फिर मैं घर गई, फिर उन्होंने बहुत सारे लोगों से कॉल करवाया मुझे कि माफ़ी वाफ़ी मंगवाई, तो फिर मैंने आके वो शूट कंप्लीट किया। बट दैट वाज द डे व्हेन आई सेड कि आई विल नेवर वर्क इन टीवी। ओके। क्योंकि लगा मुझे नहीं, ऑनेस्टली मुझे नहीं लगा कि वो ऐसे रिस्पेक्ट देते हैं आर्टिस्ट को, नहीं देते वो ऐसे। मतलब कोई भी आप लोगों का वो टीवी वालों का वो कुछ सुपरवाइजर होता है, कोई एसएचओ शायद कुछ उसको बुलाते हैं, दैट गाय इज स्क्रीमिंग एंड येलिंग एट लीड आर्टिस्ट लाइक एनीथिंग। आई विल नेवर टेक दैट शिट। भाई मुझे करना ही नहीं है ऐसा काम, मैं कमाऊंगी नहीं इसे बेटर है, बट आई विल नॉट डू ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल वाला काम। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ व्हेन आई सेड आई विल नेवर डू टीवी इन माई लाइफ। कुछ भी मैं टीवी नहीं करूंगी कभी। बट अब तो बहुत समय बदल गया, अब लोग भी बदल गए हैं, चीजें। कभी मौका है तो आप करोगे? मतलब अच्छा प्रोजेक्ट, अच्छा ब्रांड, अच्छा सब कुछ। हाँ, मतलब देखो टीवी में एक और मुझे चीज़ ये लगती है प्रॉब्लम कि आपको 2 साल 3 साल उसी के साथ रहना है, और मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा फिल्म्स में। यस, नहीं काम, वर्किंग आवर्स का प्रॉब्लम नहीं है। इवन आई हैव हर्ड इट्स वेरी हेक्टिक, वो मैंने सुना कि बहुत हेक्टिक है काम करना। आप 14-14 घंटे करवाओ, 15-15 घंटे करवाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एज लॉन्ग एज यू आर नॉट बीइंग रिस्पेक्टेड ऑन सेट, आई विल नेवर डू दैट। एंड एट द सेम टाइम आई एम सो मच इनटू फिल्म्स, है ना। फिल्म से मेरा बहुत रुचि है। जैसे मैंने एक्टिंग अपना कोर्स किया है, मैंने थिएटर किया है। आई एम नॉट सेइंग कि ये चीज़ें मेरे को टीवी में काम नहीं आएंगी, ऑफ कोर्स काम आएंगी। एक अपना खुद का लगा होता है कि हाँ, मुझे बड़े पर्दे पे करना है। यस, मतलब 70 mm इज व्हाट आई ऑलवेज वांटेड फॉर माई सेल्फ। एंड वही एक चीज़ है कि आपको 2 साल 3 साल एक ही प्रोजेक्ट के साथ रहना है, एक ही सीरियल के साथ रहना है, वो मुझे बहुत, मतलब तंग आ जाऊंगी। वो चीज़ है मेरी कि मैं इतना टाइम एक ही चीज़ के साथ नहीं रह सकती। आई विल रादर डू 1 महीना एक फिल्म, 2-3 महीने बाद दूसरी फिल्म, वो चीज़ मेरे लिए सही रहेगी। और ये एक आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, उसको वेरिएशन भी मिलता है। एक्चुअली वेरिएशन मिलता है, ये आपने सही बात बोली। यू गेट टू लिव एटलीस्ट अ डिफरेंट लाइफ। किसी में आप डॉक्टर का रोल कर रहे हो, किसी में आप कोई और रोल कर रहे हो, दैट्स हाउ यू एक्चुअली एक्सपीरियंस द लाइफ। एंड वो उसमें आप कभी बोर नहीं हो जाए। मैंने सेड ना कि आई रियलाइज कि एक्टिंग में मैं कभी बोर नहीं हो जाऊंगी। दिस इज व्हाट आई सेड। नाउ इफ यू आर डूइंग वन रोल फॉर 6 कट टू स्ट्रेट 6 months, 6 years, it will mess up with your mind. Someone like me will never be able to do it.
कुछ लोग तो रोल में ही किरदार को ही अपने जीवन में उतार यस लेते हैं। उतार लेते हैं, बहुत सुना है मैंने टीवी एक्टर्स के बारे में। तो इसलिए मेरा ये है कि मतलब इतना आई एम नॉट इनटू टीवी एंड ऑल, बट हाँ अगर कोई वेब सीरीज वेब शो होगा या टीवी सीरीज जैसे कि टीवी ड्रामा होता है जो मतलब एक कुछ एपिसोड वाइज होते हैं, हाँ व्हाई नॉट, आई वुड रियली लव टू डू दैट, बट आई कांट गेट माई सेल्फ इनटू समथिंग व्हिच लाइक शूटिंग कंप्लीटली, फिर उसमें से आप पिछले मरे हुए इंसान को जिंदा कर रहे हो, वो बहुत मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 6 साल आप एक ही कैरेक्टर जी रहे हो। चलिए फरहाना, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। उम्मीद करते हैं आने वाला जो 2 साल और है वो आपकी लाइफ में बहुत सारा अपग्रेड करके आए और आपके फैंस बहुत खुश हों। थैंक यू सो मच हमसे बात करने, थैंक यू सो मच।